नमस्कार मित्रों। मनोविज्ञान के विकास के उन चरणों को, मनुष्य विज्ञान के उससे क्रमिक विकास के उन तत्वों को, उन घटकों को हम क्रमशः पढ़ रहे हैं। गत वीडियो में हमने दो घटक पढ़े कि भाई आत्मा का विज्ञान, भाई मन मस्तिष्क का विज्ञान, और दोनों ही विज्ञानों पर, दोनों ही लॉजिक पर जब प्रश्न चिन्ह लग गया तो फिर क्रमिक विकास मनोविज्ञान का होता रहा। और आज जैसे जैसे नए नए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपने लॉजिक को रखते हुए, अपने अपने प्रयोग धर्मी स्थिति को रखते हुए उसमें विकास की स्थिति पैदा करी। इसी क्रम में तीसरे चरण में अगर हम देखते हैं तो मनोविज्ञान को जो नाम दिया गया, मनोविज्ञान का जो अर्थ स्वीकार किया गया, वो था चेतना का विज्ञान। अब ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ कॉन्शियसनेस? अगर दर्शन की बात करें तो चेतना प्रज्ञा है, विवेक है, बुद्धि है, जो शरीर को प्रभावित करती है। कभी चेतना शरीर को प्रभावित करती है और कभी शरीर चेतना को प्रभावित करता है। ऐसा भारतीय दर्शन में बहुत सी जगह मिलता है। अब काफ़ी लंबे समय तक इस प्रकार का विचार चलता रहा कि भाई चेतना की स्थिति क्या है, कि चेतना कौन है। साहब, चेतना वह शक्ति है जो वातावरणीय तत्वों का बोध कराती है, वातावरणीय तत्वों को हमें समझने में मदद करती है। हमारे कॉन्शियस, हमारे टोटल जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मन मस्तिष्क है, इसके पीछे जो मेमोराइज करने का जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसे हम प्रज्ञा के रूप में, उसे उस पावर के रूप में, उसे उस चेतना के रूप में हम समझते हैं। ऐसा तात्कालिक दार्शनिकों ने या तात्कालिक मनोवैज्ञानिकों ने, जिनमें नाम सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से आता है वो है वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सल्ली। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरे शिक्षा जगत को बताया कि भाई मनोविज्ञान का अगर अर्थ स्वीकार करना है तो भाई चेतना का विज्ञान मानना पड़ेगा। मनोविज्ञान चेतना की स्थिति पता करता है, मनोविज्ञान चेतना की स्थिति बताता है। ऐसी स्थिति में वहाँ जब वो विचारात्मक आधार, प्रज्ञात्मक आधार, जिसको बुद्धि के नाम से दिया गया, उसके बारे में इन्होंने बहुत बड़ी वकालत करी। उन्होंने कहा यह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाली अभिगामी आवेगों से उत्पन्न होती है, कंपन से। भारतीय दर्शन तो कहता है कि जो हमारी प्रज्ञा है वो हमारे मस्तिष्क के कंपन से पैदा होती है, जो कभी कभी दैहिक प्रभाव से उत्पन्न होती है। चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या इन्होंने अपने उस तात्कालिक समय में की। लेकिन मित्रों, हर बार की तरह नए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा फिर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया इस चेतना को लेकर। अब चेतना की बात करें तो मस्तिष्क की स्थिति के आधार पर चेतना होती है। अब मस्तिष्क की स्थिति अगर देखी जाए तो मस्तिष्क की स्थिति तीन प्रकार की देखी गई। मस्तिष्क पूर्णतः चेतन होता है, पूर्णतः चेतन मन, चेतन मस्तिष्क, फिर अवचेतन और अर्धचेतन। अब प्रश्न यहाँ ये लगाया गया तात्कालिक आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, जिन पर इस पूरे अर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने कहा कि जब मन की स्थिति, जब आपके चेतना की स्थिति, चेतना को पैदा करने वाले उस मस्तिष्क की स्थिति ट्रिपल है, जब पूरी तरह चेतित है, पूरी तरह अचेतन है और अर्धचेतन है, तो हम ये कैसे बयान कर सकते हैं कि भाई इसकी स्थिति या इसकी प्रज्ञा इस समय क्या स्थिति होती है। और वास्तव में जो दार्शनिक सत्य भी यह है कि कभी कभी अर्धचेतन की स्थिति में आधी मेमोरी, आधा ज्ञान चला जाता है और आधा ज्ञान में आता है, आधा मेमोराइज होता है। ठीक उसी स्थिति में जब अचेतन मन होता है, अचेतन मस्तिष्क होता है, उस समय हमारा मेमोराइज जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो उसका यूज ही नहीं होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया और धीरे धीरे इस अर्थ को भी मान्यता से अमान्य कर दिया गया और इस अर्थ को भी पूरी तरह नकार दिया गया। और चेतना के विज्ञान के पश्चात जब वह अर्थ अमान्य कर दिया गया, फिर एक बार पुनः विलियम मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिक ने फिर एक बार अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो कोई मन के, चेतना के या इन पर आधारित नहीं है, वह तो बिहेवियर का विज्ञान है, वो तो व्यवहार का विज्ञान है।
और उन्होंने ये चीज़ प्रमाणित करी, अपनी 2 पुस्तकें लिखी उन्होंने, मानव विज्ञान की रूपरेखा और दूसरी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। उन दोनों विज्ञानों के अंतर्गत उन्होंने व्यवहार से रिलेटेड बताया मनोविज्ञान को। जहाँ तक है उसके उनके समर्थक पिल्सबरी और वाटसन स्किनर जैसे ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी भरकस समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अब ये जब निश्चित विज्ञान बन गया तो लगभग 20वीं शताब्दी में इस बात को स्वीकार कर लिया गया और इसको तब से लेकर के आज तक इसको व्यवहार का विज्ञान मान करके चलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इस स्थिति में जब ये अचानक चेतना से व्यवहार पर आया, उसमें जो विद्वानों का जो कहना था वो क्या क्या था। एक आध विद्वानों की बात हम करते हैं। विलियम ने 1905 में मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा जो लिखी कि भाई प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के द्वारा दी जा सकती है। प्राणियों का जो आचरण है उसका पॉजिटिव स्टडी है, वो इसका अध्ययन का विषय है। वाटसन ने कहा मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वो तो कन्फर्म प्रैक्टिकल सार। अगर हम देखें इन मनोवैज्ञानिकों का, उन दार्शनिकों का कि भाई उस समय क्या कुछ विचार हमारे समक्ष आया, इस शिक्षा जगत के सामने आया, तब जाकर के इसको व्यवहार का विज्ञान स्वीकार कर लिया गया। अगर हम देखें तो उन्होंने सर्वमान्य रूप से सारे मनोवैज्ञानिकों के जो कथनों के आधार पर, उनकी परिभाषाओं के आधार पर, उनके द्वारा प्रमाणित किए गए अर्थों के आधार पर जो निकल करके आया, उसमें यह तय हुआ कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है। मनोविज्ञान एक भौतिक और सामाजिक वातावरण दोनों का अध्ययन करती है, न केवल भौतिक बल्कि सामाजिक वातावरण का अध्ययन भी वह करती है। मनुष्य, न केवल मनुष्य का बल्कि पशु के व्यवहार का अध्ययन भी वह करती है और वातावरण का अध्ययन करती है जो ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। व्यक्ति के उस वातावरण का अध्ययन यह मनोविज्ञान करता है जिससे उसकी ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होती है, और जब ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होती है तो अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा वातावरण के प्रति अपना रेस्पॉन्स देता है, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ये अध्ययन का विषय, मनोविज्ञान का विषय अब रहा। अगर मन और शरीर युक्त प्राणी है, ये तय कर लिया गया कि व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी या पशु, मनुष्य केवल मन का व्यक्ति नहीं है, वह शरीर का व्यक्ति भी है। उसकी शारीरिक क्रियाएं, उसकी मानसिक क्रियाएं, वो दोनों उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। तो मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय उन दोनों का, मन और शरीर, इन दोनों का अध्ययन हो गया। अगर हम बात करें तो ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन करने का विषय इसके अंतर्गत आया, जिसके अंतर्गत स्मरण है, कल्पना है, आपकी संवेदना है। इस प्रकार की संवेगात्मक क्रियाएं जैसे हंसना है, रोना है, क्रुद्ध होना है, इमोशनल क्रियाएं, और विशेष रूप से क्रियात्मक बोलना, कोई कार्य करना, इन सारे व्यक्ति जब मस्तिष्क के आधार पर अपने अंदर उस विचार को अपने अंतर्गत लेता है तो उसका शरीर उसके हिसाब से रेस्पॉन्स देता है। ये तय हुआ कि भाई ये तो प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन इसके बाद 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक, अभी तक कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक जो अपने अध्ययनों के आधार पर ऐसा कोई चैलेंज नहीं कर पाया है जिसके आधार पर इसको भी चैलेंज किया जाए। और आज अगर मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान मान रहे हैं, आखिर क्या कुछ इसके अंतर्गत रहा। हम इस व्यवहार के अंतर्गत हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत है, हम पढ़ते हैं। आखिर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इस व्यवहारिक स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया और ये प्रमाणित कर लिया गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। परंतु इस प्रक्रिया को हम अगर देखें, इस विकास की इस संरचना को, इस विकास की इस प्रक्रिया को, और 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चली इस विकास की यात्रा को अगर हम देखें तो इसमें बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से ऐसे आमूलचूल परिवर्तन आए जिसमें अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया गया। उसकी मान्यताओं पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। ये बहुत विरली विकास यात्रा थी।
मैं आपके सामने वुडवर्थ के इस कथन को लाना यहाँ आवश्यक समझता हूँ। देखिए, वुडवर्थ ने उस पूरी विकास यात्रा को अपने शब्दों में किस प्रकार से संजोया है। वुडवर्थ का कथन है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, जो 16वीं शताब्दी में। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, चेतना को अमान्य कर दिया गया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब आज दिनांक तक यह व्यवहार का विज्ञान है, और हम प्राणी के, जिसमें मनुष्य भी है और पशु भी है, उन दोनों के हर प्रकार के, चाहे वो उसकी शारीरिक क्रियाएं हों, उसकी मानसिक क्रियाएं हों, और मानसिक क्रियाओं के आधार पर उसकी शारीरिक क्रियाएं, क्योंकि मन में क्या चल रहा है इस बात का अध्ययन नहीं हो सकता, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसका, उसके हाथ पैरों के माध्यम से, उसकी कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो वातावरण को जो रेस्पॉन्स मिलता है, उसी व्यवहार का अध्ययन आज मनोविज्ञान करता है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक हम बात करते हैं।